स्टेटमेंट। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि डिपॉजिटर की जो बुक है, जो कैश बुक है, जो कैश जर्नल है, उसका और बैंक स्टेटमेंट का डिफरेंस बात आता है। लेकिन बैंक जो स्टेटमेंट हमें भिजवाता है और हमारे पास जो कैश बुक पड़ी हुई है, उन दोनों का बैलेंस का डिफरेंस अराइज होता है। तो डिफरेंस जो अराइज होता है, तो मैंने आपको बताया था कि एक डिफरेंस जो है वो टाइमिंग की वजह से, टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। एक रीज़न जो है वो दोनों बैलेंसेस की ना मिलने की, ठीक है, वो टाइमिंग का डिफरेंस है। इसमें ये हो सकता है कि आपने कोई चेक जो है वो इशू किए हैं और वो प्रेजेंट नहीं हुए अभी तक, बाद में प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अनप्रेजेंटेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक्स, ठीक है। या इसको आप कह सकते हैं आउटस्टैंडिंग चेक्स, ठीक है। और कुछ ऐसे डिपॉजिट होते हैं जो इन ट्रांजिट होते हैं, आपने तो बैंक में जमा करवा दिए, ठीक है, लेकिन बैंकिंग आवर्स के बाद जो है वो जमा करना भूल गया बंदा, ठीक है, बैंक का अकाउंटेंट, या इन ट्रांजिट हो, उसको हम जो है वो डिपॉजिट इन ट्रांजिट बोलते हैं। यानी इन वजूहात की वजह से जो डिफरेंस राइज होगा वो टेम्पररी डिफरेंस होगा, ठीक है। ये अनप्रेजेंटेड चेक्स प्रेजेंट हो जाएंगे, आपकी रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगी। ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट जब बैंक में डिपॉजिट हो जाएंगे, आपकी कैश बुक के साथ जो है वो रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगी, ठीक है। दूसरा जो है मैंने आपको बताया था कैश बुक एरर। कैश अकाउंट एरर या कैश बुक एरर, आप कैश अकाउंट बना रहे हैं, आप अपनी कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं, तो एरर कोई कर दिया, कोई गलती कर दी आपके अकाउंटेंट ने, ठीक है, 85 लिखने की बजाय 58 लिख दिया, तो उस पर ऐसे भी जो है वो डिफरेंस अराइज हो सकता है। तीसरा जो था बैंक स्टेटमेंट एरर्स। बैंक ने कोई गलती कर दी अपने स्टेटमेंट में, तो बहरहाल इन गलतियों की वजह से या टाइम डिफरेंसेस की वजह से आपके दोनों बैलेंसेस जो है वो रिकंसाइल नहीं होंगे। आपके कैश बुक का बैलेंस और आपकी बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो है वो रिकंसाइल नहीं होगा, ठीक है। मेरे पास जो बुक है ये 16th एडिशन है, और इसमें जो है वो इलस्ट्रेशन आपके सामने नजर आ रही है। ये यहाँ पर ये बता रहा है कि द जुलाई स्टेटमेंट सेंट बाय द बैंक टू पार्क व्यू कंपनी, ये क्लाइंट है हमारा या ये हमारी कंपनी है, ठीक है, वाज इलस्ट्रेटेड इन एग्जिबिट 7(3), प्रीवियसली कहीं इसमें एग्जिबिट की है जो है वो शो करवाया है। स्टेटमेंट शोज द बैलेंस ऑफ द कैश डिपॉजिट एट जुलाई 31 ऑफ $5,000.17, ठीक है। $5,017 जो है वो स्टेटमेंट शो हो रही है किसकी, कैश बुक की उसकी, ठीक है। Assume that the only pass-through result, सॉरी ये कैश बुक की स्टेटमेंट नहीं है, ये कह रहे थे स्टेटमेंट शोज द बैलेंस ऑफ कैश ऑन डिपॉजिट एट 31 जुलाई 5,000.17। Assume that only July 31st pass-through result shows a bank's balance of this। अब pass-through का जो बैंक बैलेंस है वो ये शो हो रहा है, जबकि बैंक स्टेटमेंट जो है वो ये शो हो रही है, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? स्टेटमेंट जो है, बैंक स्टेटमेंट जो है वो ये बैलेंस शो कर रही है, ये बैलेंस शो कर रही है, और जो पासबुक का लेजर है वो ये बैलेंस शो कर रहा है। अब दोनों में डिफरेंसेस है। अब डिफरेंसेस क्या है वो हम चेक करते हैं यहाँ पर। देखिए पहले इसने बताया कि डिपॉजिट ऑफ $410.90 मेड आफ्टर बैंकिंग आवर्स ऑन जुलाई 31st डज नॉट अपीयर इन द बैंक स्टेटमेंट। यानी आपने जो है वो एक डिपॉजिट करवाया $410.90 का, ठीक है, आफ्टर बैंकिंग आवर्स ऑन 31 जुलाई, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में अपीयर नहीं होगा। ओब्वियसली जब आपने डिपॉजिट करवाया होगा तो आपने अपनी कैश बुक को जो है वो मेंटेन किया होगा और वहाँ आपने लिख लिया होगा कि जनाब ये हमारा जो है वो कैश बढ़ गया बैंक का, ठीक है, लेकिन वो बैंक का कैश एक्चुअली बड़ा नहीं है। बैंक में जो आपका कैश पड़ा हुआ है
एक्चुअली बड़ा नहीं है क्योंकि उसने इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया, आफ्टर बैंकिंग आवर्स है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम जो है वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। हमारे क्लाइंट का नाम क्या है? पार्क व्यू कंपनी। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पार्क व्यू कंपनी, ठीक है। एज ओन या एज एट, जो भी आप लगाना चाहें, एज एट 31 जुलाई 2000, जो भी है, यानी आपने टाइटल कुछ नहीं देना है कि सबसे पहले कंपनी का नाम लिख लें, ठीक है। उसके बाद बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिख लें, उसके बाद जो है वो जो भी डेट है, ये कट ऑफ डेट होगी, यानी इस डेट पर हमने देखना है कि क्या बैलेंस आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। कैश का बैलेंस जो है वो 31 जुलाई को कितना शो हो रहा है? $5000.17। तो $5000.17 ये हमारा बैलेंस शो हो रहा है बैंक स्टेटमेंट में, ठीक है। और इसके साथ ही हम जो है उसके साथ पैरेलली भी आप लिख सकते हैं, आप नीचे भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका दिल चाहे, ठीक। मैं यहाँ इसके साथ ये पैरेलली इसको जो है वो लिख के देगा। बैलेंस एज पर कैश बुक या कैश जर्नल, ठीक है। हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बैलेंस बता रही हैं वो क्या बैलेंस बता रही है? 4262.83, $4262.83। अच्छा, अब देखें, ये एक डिपॉजिट है जो आपने बैंक में जमा करवाया है, लेकिन बैंक ने उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया। आपने अपनी कैश बुक में उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया होगा, ठीक है। तो सही इनकॉर्पोरेट किया ना, कि टाइमिंग की डिफरेंस की वजह से जो है आपका बैलेंस जो है वो रिकनसाइल नहीं हो रहा। तो जो डिपॉजिट आपने करवा दिया है बैंक में, उस डिपॉजिट को यहाँ जमा कर देते हैं, क्योंकि बैंक ने जमा नहीं किया। बैंक में इस बैलेंस में बात समझ में आ रही है आपको? 5000.17 बैलेंस आ रहा है, लेकिन उसके बाद जो है वो आपने आफ्टर बैंकिंग आवर्स जो है वो 410.90 एक डिपॉजिट करवाया, ठीक है, आफ्टर बैंकिंग आवर्स। तो बैंक ने तो आफ्टर बैंकिंग आवर्स जो है उसको कंसिडर नहीं करेगा, वो तो अगले दिन कंसिडर करेगा ना बैंक उसको, ठीक है। लेकिन आपका डिपॉजिट तो एक्चुअली हुआ है ना, ठीक है। तो हम इसको यहाँ ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। आप इसको नाम देना चाहते हैं, आप इसको नाम दे दें डिपॉजिट इन ट्रांजिट, ठीक है। ये इन ट्रांजिट है ना, अभी डिपॉजिट इन ट्रांजिट कितना है जनाब? 410.90, ठीक है। याद रखिएगा कि ये जो कैश बुक का बैलेंस है इसको हम कब छेड़ेंगे? जब कैश बुक की गलती होगी। समझ में आ रही बात आपको? ये तो कैश बुक है ना, ये हमारी बुक्स है ना, तो इसका बैलेंस कब हम इसको जो है वो ऐड लेस करेंगे? जब कैश बुक में कोई ऐड होगा। क्लियर है बात? ठीक है, आगे चले। वो कह रहे जनाब 4 checks issued in July have not yet cleared the bank. These checks are, तो कह रहे कि 4 चेक हैं आपने जुलाई में इशू किए लेकिन प्रेजेंट अभी नहीं हुए। आपने अपने सप्लायर्स को इशू कर दिए होंगे, ठीक है। चेक नंबर दिस 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 एंड दिस, ये 1 जुलाई को इशू किया, ठीक है। ये 14 जुलाई को इशू किया, ये 16 जुलाई को इशू किया, ये 17 जुलाई को इशू किया। दीज आर द अमाउंट्स।
जब आपने चेक इशू किया होगा तो आपने अपनी कैश बुक में से उस कैश को निकाल दिया होगा, लेकिन आपके आपके जो सप्लायर्स हैं वो बैंक ये चेक्स लेके नहीं गए, तो एक्चुअली हमारा बैंक अकाउंट जो है यहाँ कम नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था। समझ में आई बात आपको? आपने तो निकाल दी इसमें से, ये जो बैलेंस है इसमें से आपने जो चेक इशू किए हैं दैट हैव बीन डिडक्टेड, ठीक है, ये डिडक्ट हो चुके हैं, अब यहाँ से डिडक्ट नहीं हुए, हो जाएंगे ना। आपने चेक इशू किया, अभी नहीं हुए, चेक की मुद्दत होती है 6 माह, मेरे ख्याल 6 माह की मुद्दत होती है, 6 माह तक जो है वो चेक आप बैंक में प्रेजेंट कर सकते हैं, तो किसी वक्त भी जाके वो बैंक से पैसे निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका बैलेंस जो है वो कम हो गया, ठीक है। तो लेस कर दें आप अनप्रेजेंटेड चेक्स को, अनप्रेजेंटेड चेक्स को आप ये वो चेक्स हैं जो प्रेजेंट नहीं हुए, ठीक है। तो चेक नंबर लिख दें, अमाउंट लिख दें और टोटल कर दें, ठीक है। चेक नंबर क्या है जनाब? 881। अमाउंट कितनी है? $100। $100 इन कॉलम में मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। उसके बाद चेक नंबर 888, अमाउंट $10.25। उसके बाद चेक नंबर 890, अमाउंट 402.50, ठीक है। और चौथा चेक 891, अमाउंट 205। बस इन चारों को ऐड कर दें, 100.00 के बाद जो है वो सब कुछ जीरो ही होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो परेशान ना हो आप, ठीक है। 100.00 जीरो लेना चाहती हैं तो ये लें, आप जीरो ले लें, ठीक है। 2 काफी है, इसको शून्य भी बोलते हैं, ठीक है। एक और शून्य डाल दो, यानी पॉइंट के बाद जो है वो अगर जीरो है तो डजंट मैटर, उसकी कोई वैल्यू नहीं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, शून्य भी और आपका जीरो भी। क्या नाम है आपका? इज़ब। परेशानी हो रही है कि यूट्यूब पर अपलोड होगी। टोटल की है 717.75, ठीक है। ये हमने लेस कर दिया क्योंकि एक्चुअली हम अपने अकाउंट बुक्स में से इसको लेस कर चुके हैं, बैंक के पास प्रेजेंट नहीं हुआ, बैंक ने हमारे अकाउंट में से लेस नहीं की, ये हमने इसको लेस कर दिया। क्लियर होगी बात? ठीक है, आगे चलते हैं, क्या कह रहा है जी। अब यहाँ पर ये कह रहा है हमें 2 क्रेडिट मेमोरेंडा वर इंक्लूडेड इन द बैंक स्टेटमेंट। हमारे पास जब स्टेटमेंट आई ना तो बैंक ने जो है वो 2 क्रेडिट मेमोरेंडम भी साथ भेजे। क्रेडिट मेमोरेंडम मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि बैंक ने हमारा अकाउंट क्रेडिट किया, हमें इल्म नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेमोरेंडम बैंक ने हमें क्रेडिट मेमोरेंडम भेजा। बैंक ने हमारा अकाउंट क्रेडिट किया, इसका मतलब क्या है कि हमारा बैंक अकाउंट बढ़ गया, कम हो गया। रेसिप्रोकल बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, अगर कैश बुक में हमारा अकाउंट बढ़ रहा है तो वो डेबिट होगा, ठीक है। अगर बैंक स्टेटमेंट में देखें तो वो क्रेडिट चल रहा होगा। समझ में आ रही बात आपको? तो ये 2 क्रेडिट मेमोरेंडम जो है वो बैंक स्टेटमेंट में जो है वो 7 लफ करके दी, एक जुलाई 22 की, दूसरी जुलाई 31 की। एक $5000 की है, एक $24.74 की है। ये किसकी है? ये प्रोसीड्स फ्रॉम कलेक्शन ऑफ अ नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग नोट रिसीवेबल फ्रॉम जे डेविड। द बैंक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट collected this note for पार्क व्यू कंपनी। बैंक ने पार्क व्यू कंपनी के बिहाफ पर ये नोट जो है, नोट रिसीवेबल
$500 का रिसीव कर लिया पार्क व्यू कंपनी के बिहाफ पर, हमारे क्लाइंट के बिहाफ पर या हमारे बिजनेस के बिहाफ पर, ठीक है, और हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन हमें नहीं पता चला, हमें कब पता चला? जब बैंक स्टेटमेंट आई और साथ में ये मेमोरेंडम लगा हुआ था। तो इसका मतलब है कि अब इस बैलेंस को करेक्ट करने की जरूरत है, ठीक है। और इसी तरह जो है वो 24.74 ये इंटरेस्ट अर्न किया है, ठीक है। बैंक ने इंटरेस्ट दिया, सूद दिया, जो कि इस्लाम में हराम है, इससे आपने बचना है, ठीक है। तो अब ये दोनों जो है हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट बढ़ चुका है ना हमारा, लेकिन हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया इसको, तो ऐड कर देंगे। यहां पर लिखेंगे नोट रिसीवेबल कलेक्शन बाय बैंक नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, जो भी स्टेटमेंट आप बनाना चाहें, ठीक है। कितने अमाउंट है? 500, ठीक है। और उसके बाद जो है वो इंटरेस्ट अर्न ऑन एवरेज अकाउंट बैलेंस ड्यूरिंग जुलाई ऐड कर देंगे हम, क्या? इंटरेस्ट अर्न, ठीक है। यहां तो हमने अर्न कर लिया ना इंटरेस्ट, आखिर में जो है वो इसकी सजा भी मिलेगी, तो हमने बचना है इससे, याद रखिएगा। कीप इन माइंड कि सूद जो है वो हराम है, ठीक है। यानी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, जैसे सिगरेट नोशी है, शराब नोशी है, ठीक है। इवन कि एक आम आदमी बा अखलाक किस्म का आदमी है, उसके सामने अगर कोई बंदा जो है वो शराब पी के आ जाए, हम कहेंगे यार ये गंदा आदमी, कहेंगे ना। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जो इंटरेस्ट है ना, सूद, ये शराब नोशी से भी बदतर गुनाह है, ठीक है। तो इंटरेस्ट से आपको बचना है, ठीक। तो इंटरेस्ट कितना अर्न किया हमने? 24.74, ये भी हमने अपने बैंक अकाउंट में बढ़ा दिया, अपने बैलेंस को इंक्रीज कर दिया। नंबर 4 पॉइंट वो कह रहा जी 3 डेबिट मेमोरेंडा अकम्पनीड बाय कंप्लीट द बैंक स्टेटमेंट। 3 डेबिट मेमोरेंडम जो है वो बैंक स्टेटमेंट के साथ है कि बैंक में हमारा अकाउंट डेबिट कर दिया। इसका मतलब है कि हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, हमें पता नहीं चला, ठीक है। तो हमने अपने इस बैलेंस को कम करना है, समझ में आ रही बात, ठीक है। वो क्या? जुलाई 22 को $5 ये फी चार्ज बाय द बैंक फॉर हैंडलिंग कलेक्शन ऑफ द नोट रिसीवेबल। वो जो नोट रिसीवेबल बैंक ने कलेक्ट किया ना, उसके चार्जेस $5 बैंक ने काट लिए। 50.25 चेक फ्रॉम कस्टमर JB Bar deposited by the Park company चार्ज बैक एज NSF। NSF क्या होता है? NSF नॉट सफिशिएंट फंड। यानी एक चेक था हमारे क्लाइंट का चेक था, क्लाइंट का नाम क्या था? JB Bar। उसका हमने एक चेक डिपॉजिट करवाया था, ठीक है, और उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे। अब बैंक ने तो सर्विसेज प्रोवाइड की है ना, तो बैंक ने उसके चार्जेस काट लिए। वो आगे कहीं आएगा कि ये JB Bar का जो चेक है वो NSF की बेसिस पर रिटर्न बैक हो गया। NSF का क्या मतलब है? नॉट सफिशिएंट फंड। यानी JB Bar ने हमें चेक दे दिया, हमने बैंक में जमा करवा दिया। जब वो क्लियरेंस के लिए गया तो JB Bar के बैंक से रब्ता किया गया, तो पता चला JB Bar का जो बैंक है उसका अकाउंट, उसमें अमाउंट सफिशिएंट ही नहीं थी जितने का उसने चेक लिख के दिया था, तो रिटर्न बैक हो गया। तो पार्क व्यू कंपनी ने जो है वो चार्जेस काट दिए। उसके बाद जो है 31 जुलाई को ये सर्विस चार्जेस काटे। इन 3 अमाउंट्स की वजह से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, कम हो गया?
तो कहाँ करूँ मैं, यहाँ करूँ कि यहाँ करूँ? कैश के बैलेंस को जो है वो ठीक करूँगा, तो लेस कर दूंगा क्या, सी फॉर कलेक्शन ऑफ नोट रिसीवेबल। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं इनर कॉलम में ले जाता हूँ, इकट्ठा जो है वो कर देंगे, फी फॉर कलेक्शन ऑफ नोट रिसीवेबल। कितनी फी है? $5 की। उसके बाद जो है वो जी NSF चार्जेस लिखते हैं आप। NSF चार्जेस कितने हैं? 50.25 ऐड करता जाए आप में से कोई। और फिर सर्विस चार्जेस, सर्विस चार्जेस कितने हैं? 12। इनको ऐड करें, कितना बनता है? 67.25। ये हमें क्या करना है? लेस करना। ठीक है सर, आपने जैसे ही बताया कि सफिशिएंट है अनसफिशिएंट है, तो एक कुछ आपने भी बताया था कि अगर कस्टमर को अगर पैसे देने हैं तो बैंक खुद से भी पैसे दे देता है वो। हाँ, तो उसमें अगर फैसिलिटी आपने दी हुई हो तो ठीक है। वो ये जो बेचारा है JB पॉल, उसने ये फैसिलिटी अवेल नहीं की होगी ना। ठीक है, वो रनिंग फाइनेंस की फैसिलिटी होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है, उसके लिए बाकायदा आपको जो है वो लिख के देना पड़ता है। ठीक है, उसका भी इंटरेस्ट चार्ज होता है। हाँ जी, उसका भी इंटरेस्ट चार्ज होता है, बैंक चलता ही सूद पर है जी। नेक्स्ट क्या कह रहा है जी? एक मिनट, अच्छा जी, ये चेक नंबर 893 was issued to the telephone company. इधर तो जो फरमाए, चेक नंबर 893 was issued to the telephone company in the amount of $85, but was erroneously recorded in the cash payment journal as 58. ट्रांसपोजिशन एरर, इधर का डिजिट उधर चला गया। ठीक है, 85 की बजाय 58। आपने चेक कितने का इशू किया? 85। किसको इशू किया? टेलीफोन कंपनी को। ठीक है, और आपने रिकॉर्ड कितने से कर लिया? कैश जोनल में। वो कह रहे ये चेक पेमेंट के लिए गया और बैंक ने जो है वो करेक्ट अमाउंट, जाहिर सी बात है चेक के ऊपर तो करेक्ट अमाउंट लिख दूंगी 85, बैंक ने जो है वो करेक्ट अमाउंट से जो है उसको ओके कर दिया। अब डिफरेंस पैदा हो गया। ठीक है, बैंक ने 85 काटे, हमने यहाँ से कम किए कितने? 58। तो इसका मतलब है कि हमारा बैलेंस ओवर स्टेटेड है, अंडर स्टेटेड है? अंडर हो गया। बैंक ने काटे 85, हमने लिखे 58, तो हमारा बैलेंस अंडर हो गया, ओवर स्टेटेड है। सर वो कैसे? भाई बैंक ने कितने काटे? 85। 85 रुपये, $85 बैंक ने काट ली, हमने यहाँ पर अपने कितने लेस किए? 58। तो हमारा बैलेंस हमारा बड़ा हुआ है ना? बढ़ गया। ठीक है, हमारा बैलेंस बड़ा होगा, तो बैलेंस को निकाल देते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है? 27 का। लेस कर देंगे, यहाँ जो है वो टेलीफोन चार्जेस एरर लिख दें। ठीक है, या कोई भी आप जो भी आप लिखना चाहें कि जो है वो कैश पेमेंट में ये एरर आ गया, व्हाट्सएवर। टेलीफोन चार्जेस एरर जो है वो कितने हैं? 27 से हमारा जो बैंक ओवर स्टेटेड हुआ है बैलेंस, उसको हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे, लेस कर देंगे। बात समझ में आप? ठीक है, आगे देखते हैं।
जी अब आप जो है वो जरा काइंडली इसको करें, ये ऐड करें, ये लेस करें, तरह 5411 लेस नहीं किया सर, लेस ऐड कर साथ लेस कर, बस 2 ऐड करें। खाली ऐड करके उनको 2 माह के बाद लेस कर देना, नहीं ऐड करके साथ ही लेस कर देना आपसे। सही बता रहे हैं यार, रिकॉर्डिंग होगी। 4693.32 ठीक है, इसको ऐड लेस करें, ये 4262.83 ये शुरू हो जाएंगे, ऐड कर दें, ये लेस कर दें, मुझे बताएं कितना आ रहा है। अगर वो डिफरेंस होगा ना तो मुझे आंख से इशारा कर देना है, वो बताना आपने वही अमाउंट है। एक रिकॉर्डिंग होगी ना। Four six nine three point 4693.32 आंख से इशारा तो नहीं किया हमने, एक्चुअली निकला है ये। असल में ये आपका बैंक बैलेंस, ये आपने रिकंसाइल करना है, ठीक है। बंद नहीं करनी थी वीडियो, पिक्चर भी बाकी है, समझ में आई बात आपको। सो दिस इज योर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा अब मसला ये है कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ गलतियाँ हो चुकी हैं, उनकी करेक्शन भी ज़रूरी है। जैसे कि नोट रिसीवेबल कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने कलेक्ट किया है, स्टेटमेंट में तो हमने लिख दिया, लेकिन एक्चुअली आपने कैश बुक में इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड है, ठीक है। हमारा कैश एट बैंक बढ़ गया, कम हो गया, बढ़ गया, ठीक है। तो जर्नल एंट्री जो है हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज प्रॉपर जर्नल बना के आपने जो है ये एंट्रीज पास करनी है। ये कैश हमारा बढ़ गया तो कैश को क्या कर लेंगे हम, डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने के साथ, 500, लेकिन साथ ये भी इंटरेस्ट की वजह से भी तो बैंक बढ़ा ना हमारा, ठीक है। ये इंटरेस्ट जो हमने अर्न किया है, बैंक ने हमारे जो सूद है हमारे खाते में डाल दिया है, उससे हमारा बैंक अकाउंट बढ़ चुका है और हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, अब हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इन दोनों को जरा ऐड करके बताएं कितनी अमाउंट होती है, हाँ 524.7 कमाल आपने जो है वो ऐड किया है 524.74, ठीक है। जीनियस है आप यार। अच्छा 524.74 से कैश बढ़ गया, इसके अगेंस्ट नोट रिसीवेबल रियलाइज हुआ। नोट रिसीवेबल हमारा एसेट होता है, याद रखिएगा। स्टोरी पता ना, बिहाइंड द सीन स्टोरी क्या होती है कि आपने सेल की, ठीक है, आपके अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हुए, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, उन्होंने कहा कि जी हमें कुछ मोहलत दे दें, 3 माह की, 4 माह की, 5 माह की, हमने उन पर नोट लिख दिया, नोट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो गए, नोट रिसीवेबल डेबिट हो गया, हमारा एसेट बन गया। अब वही नोट रिसीवेबल जो है वो रियलाइज हो गया, बैंक में अमाउंट जो है वो डिपॉजिट हो चुकी है। अब ये नोट रिसीवेबल हमारा एसेट नहीं रहा, तो नोट रिसीवेबल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितनी अमाउंट है, 500, ठीक है। ये नोट रिसीवेबल 500 और इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट अर्नड जो भी आप करना चाहें, इसके एक जर्नल एंट्री की ये बनी, ठीक है। दूसरी जर्नल एंट्री ये बनी कि आप कुछ अमाउंट्स की वजह से आपका बैंक का जो बैलेंस है वो एक्चुअली कम हो चुका है और वो उसको हमने अभी रिकॉर्ड नहीं किया। वो ये है जिसमें जो है वो कलेक्शन चार्जेस हैं नोट रिसीवेबल के, ठीक है, और नॉट सफिशिएंट फंड चार्जेस हैं, ठीक है, और सर्विस चार्जेस हैं। हमारा कैश एट बैंक बढ़ गया, कम हो गया,
कम हो गया, तो कैश एट बैंक को क्या करूँ मैं, क्रेडिट कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। दूसरी एक एंट्री ये बन गई आपकी, दूसरी जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश को आप क्रेडिट कर देंगे। टोटल कितनी अमाउंट है जो क्रेडिट करने वाली है, 67.25 प्लस 27, इन दोनों, ये दोनों लेस हो रहे हैं ना, इकट्ठे कर दो ना। अब कैलकुलेटर पकड़े हो, ये तो बड़ी जल्दी आपने ऐड कर दिया था। 47.25 खुदा का नाम ले रहे यार, सर 27 कम है 47.25 हाँ सर, वो देखिए ना 77 94.7 सर माइनस कर रहे हैं ना। खुदा के बंदे इन दोनों को ऐड करने हैं। अच्छा, ऐड कर रहे हैं। हाँ मैं माइनस ही 94.25 ये आपका कैश एट बैंक कम हो गया, ठीक है। किस मद में कम हुआ है, एक आपके जो है वो कलेक्शन चार्जेस, एक्सपेंस है ना हमारा, कलेक्शन चार्जेस डेबिट कितने के साथ, $5 के साथ, ठीक है। और नॉट सफिशिएंट फंड चार्जेस, ठीक है, ये भी आप जो है वो बैंक चार्जेस लिख सकते हैं, ठीक है। बैंक चार्जेस, ठीक है, लिख सकते हैं आगे NSF, ठीक है। बैंक चार्जेस कितने हमारे 50.25 करेंगे 50.25, ठीक है। उसके बाद सर्विस चार्जेस हैं, सर्विस चार्जेस वो डेबिट कर देंगे हम कितने 12। और टेलीफोन चार्जेस जो हैं जो हमने कम रिकॉर्ड किए हुए थे 27 डेबिट कर देंगे। टेलीफोन एक्सपेंस ये हमने डेबिट कर दिए कितने के साथ 27 के साथ। सो दिस इज द गेम। दोबारा सुन लें, आपने दोनों बैलेंसेस को देखना है, ठीक है। जो कैश बुक का बैलेंस होगा उसके साथ छेड़खानी आपने तब करनी है जब कैश की कोई गलती आपसे हुई है या बैंक में जो है वो जमा करवा दिया और बैंक में जो है वो आपने बैंक में जमा करवा दिया लेकिन कैश में आपने रिकॉर्ड नहीं किया या जो भी, ठीक है। कैश बुक को आपने तब छेड़ना है जब कैश की गलती होगी, तो ये यहाँ पर चलेगा। यहाँ पर यूजुअली इज द केस, यहाँ बेसिकली जो है ना वो 3 तरह की चीज़ें आती हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर 3 तरह की चीज़ें आती हैं। ये बैंक स्टेटमेंट में जो आप बैंक स्टेटमेंट को लेके रिकंसिलिएशन करेंगे, इसमें 3 तरह की चीज़ें आएंगी। वो कौन सी, वो भी याद रखें, ठीक है। एक आएगा आपका, ये ब्लू नजर आ रहा है, ठीक। एक आपका आएगा अनप्रेजेंटेड चेक्स, वो यहाँ आएंगे, ठीक है। अनक्रेडिटेड चेक्स वो यहाँ आएंगे, ठीक है। तीसरा बैंक एरर्स वो यहाँ आएंगे। यानी ये 3 चीजें इस जो है वो स्टेटमेंट के अंदर आएंगी। यानी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट के नीचे सिर्फ ये 3 चीजें होंगी, बाकी सारी की सारी आइटम्स कहाँ होंगी, बैलेंस एज पर कैश बुक के अंदर। समझ आ गई बात। और उसके बाद आपने जो कैश बुक में जो गलती हुई है उसको आपने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। बंद कर।